टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है जी हर दिन वॉर अलग किस्म से हो रहा है जी मैम। हर बार कुछ नया स्टाइल ही आ जाता है जी मैम। तो आप लोगों को अडेप्ट करने में जी मैम। कितनी मुश्किल फेस होती है? कोई सोल्जर जो है भर्ती होकर ट्रेनिंग करता है ट्रेनिंग सेंटर में मैम, तो ट्रेनिंग सेंटर का में ट्रेनिंग करने के बाद जब वो यूनिट में आता है तो वो पूरी तरह से एक सोल्जर नहीं हो पाता मैम। उसको बेसिक सिखलाई होती है मैम, उसको सिखलाई ना उसकी यूनिट देती है। फिर जब वो यूनिट में आता है अपने ऑफिसर से मिलता है मैम, सबऑर्डिनेट से मिलना, अपने सीनियर से मिलना, और उनके साथ फिर उसका एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है पूरी यूनिट का, उस बंदे का। फिर उसको माहौल में डालता है। जब वो उस माहौल में डालता है मैम, तब उसके बाद उसके इक्विपमेंट की नॉलेज और बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है एक टेक्निकली साउंड होना आप लोगों के लिए इस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए? तो हमारी जो प्लानिंग होती है ट्रेनिंग की, या जो भी हम प्लान करें, या ऊपर से जो भी हमारे आदेश आते हैं, वो उसी हिसाब से आते हैं नई सिचुएशन को देखते हुए। तो इस संचालन का साहब क्या इम्पोर्टेंस है? किस तरीके से आप इस चीज़ को आप मतलब आगे लेके जाते हैं? मैम एडी दोनों ही रोल में काम कर सकती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में। जैसे आपने बताया कि आपने यूसीएवी देखा आपकी तरफ आते हुए और उसको L-70 से आपने गिराया जी, तो दुश्मन भी अपनी तरफ से बार बार कोशिश तो कर रहा होगा? नहीं मैम, ये डर के भाग गया? कह सकते हैं कि ये एक झटका ही ऐसा था कि उसके बाद उन्होंने हमारी तरफ दोबारा मुड़ने की कोशिश नहीं की। तो ऐसी कभी कोई स्थिति आती है साहब कि किसी कारण मान लीजिए कम्युनिकेशन बंद हो जाए या रडार्स फंक्शन करना बंद कर दें, तो ऐसे में कुछ आपकी जो वेपन सिस्टम्स होते हैं तो उस पर कुछ असर पड़ता है या उसके भी इलाज हैं? मैम हर तरह की सिखलाई इसमें शामिल होती है। सब होता है। आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट साहब पूरे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम? मैम अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही मैम, जब मेरी मैं मेरे साथी मेरे ऑफिसर्स जा रहे थे, तो हमें किसी अलग जगह पे जाना था, समय भी अलग, जगह भी अलग, और दिए हुए समय में हमने पहुंचना भी था। अच्छा। और जो समय दिया है उससे पहले हमने एक्टिवेट भी करना था अपने आप को। जो जगह थी वो हमारे हिसाब की नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो सभी ने अपना दिमाग लगाया मैम। अच्छा। और दिमाग लगाने के बाद हमें ये लगा कि रात का अंधेरा है और कैसे किस चीज़ को क्या कर सकते हैं, तो हम सभी के पास चूना था, हमने चूने से मार कर दिया छोटा छोटा। अरे वाह। कि कुछ नजर आए ना आए, लेकिन हमें व्हाइट चीज तो रात को नजर आ जाएगी मैम। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस बार। पूरे ऑपरेशन के दौरान या ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो क्या कभी भय का एहसास होता है? मैम मैं इसमें ना एक वाक्य कहना चाहूंगा जी। पश्यति ना भय। यस। हमारी सिखलाई इस तरह से दी जाती है मैम कि हमें भय लग ही नहीं सकता। टीम का मनोबल आप कैसे बढ़ाते हैं साहब ऐसी सिचुएशंस में, और टीम का क्या योगदान रहता है एक ऐसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में? मैम ऐसे ऑपरेशन में मैम सबसे इम्पोर्टेंट काम ना देखा जाए तो जो साथी हैं उनका रहता है। एक हिंदी में कहा होता ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, वो सच्चाई है मैम। ये भारतीय सेना में टीम स्पिरिट है। टीम स्पिरिट है। जय हिंद एंड वेलकम टू शी स्लेज। एक और एपिसोड एक शूरवीर के साथ, एक ऐसे शूरवीर जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे, जिसके चलते उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। हम जानेंगे उनके ऑपरेशन के बारे में, वो क्या ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने ऐसी एक शौर्य गाथा लिख डाली जिसके कारण उनको इतना बड़ा अवार्ड कॉन्फर किया गया। उनकी कहानी जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ। चलिए बात करते हैं सूबेदार मनीष कुमार दुबे सेना मेडल से। वेलकम साहब, वेलकम टू शी स्लेज। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू। और आज आप हमसे खूब सारी बातें करने वाले हैं और मैं आपसे बहुत सवाल करने वाली हूँ। जी मैम। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने मुझे बताया कि आप सेकंड जनरेशन फौजी हैं। जी मैम। आपके फादर भी फौज में रहे। जी मैम। और आप ही की कहीं ना कहीं एक आप उनकी परछाई कह लीजिए, वो आर्टिलरी में थे एंड आप आर्मी एयर डिफेंस में कार्यरत हैं। जी मैम। तो मुझे अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका क्या मोटिवेशन आपके फादर थे या और भी कुछ उससे आगे आपकी कोई रीजंस थे आर्मी ज्वाइन करने के? जी मैम। मैम जैसे कि आपने बताया कि मैं सेकंड जनरेशन फौजी हूँ अपने घर का, और मेरा मेन मकसद था फौज में आने का कि पापा की यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद आती थी एक तो। दूसरा, जब पिताजी गांव में आते थे तो गांव के सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, तो ये काफ़ी मुझे इनकरेजिंग लगता था। तो मुझे भी लगता था नहीं, कल को मुझे भी ऐसा कुछ करना है
और मैं करके रहूंगा, ताकि मैं जब मैं जाऊं कहीं तो मुझे मतलब अप्रिशिएट किया जाए, मुझे उस तरह का सम्मान चाहिए था। बिल्कुल। तो और पिताजी का जुझारू स्वभाव था, किसी काम को एक तरीके से करना, वो भी मुझे मोटिवेट करता रहता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि एक सेना ऐसी जगह हो सकती है, और ये सेकंड जनरेशन थी ही मेरी, तो इसलिए मैंने सेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आप आ गए फौज में, और आपने आर्मी एयर डिफेंस ज्वाइन कर ली। जी मैम। तो साहब एक बार बताइए, हमारी जो जनता है, दे माइट नॉट बी नोइंग कि एयर डिफेंस से क्या मतलब है, और आर्मी एयर डिफेंस का क्या काम होता है एक फौज में होते हुए। व्हाट पार्ट इज आर्मी एयर डिफेंस? मैम जैसे कि आप ये जानते हैं कि आजकल की लड़ाई की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लड़ाई का तरीका भी चेंज हो रहा है, तो उसमें एक आर्मी एयर डिफेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्मी एयर डिफेंस का रोल होता है हवा में आने वाले किसी भी दुश्मन के टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देना, या उसे न्यूट्रलाइज कर देना, या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना। इसमें आर्मी एयर डिफेंस बेसिकली जो है जितने हमारे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं देश को, उनकी प्रोटेक्शन करना, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो सकते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट एसेट जो कि युद्ध में काम आ सकता है, वो हो गए। उसके बाद हमारे जो ट्रूप्स होते हैं उनकी मूवमेंट में मदद करना। उसके बाद सिविल जो हमारी पॉपुलेशन है इनकी प्रोटेक्शन करना। तो इस तरह से जो है ये मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं मैम। ये मेन काम है आर्मी एयर डिफेंस का। जी मैम। तो साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी एयर डिफेंस का पर्टिकुलरली और आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान आपका भी था। खैर पूरी हमारी इंडियन आर्मी को सलाम है जो सबने मिलकर ये ऑपरेशन को चलाया और हमने सक्सेस हासिल करी। लेकिन एयर डिफेंस का पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा योगदान था, और इसी के बीच आपको खबर मिली कि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो एक छोटा एक बीच में जो समय गया था वो बहुत लंबा लगा हमें, कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमें बदला चाहिए। वो एक जज्बा हर सिविलियन के मन में भी था। तो एज अ फौजी तो आपके लिए तो एक अलग ही लेवल पे आप लोग उस बारे में सोच रहे होंगे। तो मुझे थोड़ा सा लेके चलिए उस टाइम के बारे में जब ऑपरेशन सिंदूर का अनाउंसमेंट हुआ कि अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो आपके जहन में उस समय क्या चल रहा था साहब? मैम जैसा कि जो फौज होती है मैम, या तो वो युद्ध करती है, अगर युद्ध नहीं हो रहा तो युद्ध की तैयारी करती है। जब ये पहलगाम का जो कायरतापूर्ण जो हरकत थी, यस, उमरा चलना यार, ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कसम इधर है। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। कोई चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा? चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है, बैठो मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। तो इसको मैम ये हमारे सभी के दिलों में इसने बहुत घाव दिया था। बिल्कुल। और जिस दिन से ये इंसिडेंट शुरू हुआ मैम, उस दिन से मेरी यूनिट के ऑफिसर्स, मेरे सबॉर्डिनेट्स, मेरे जवान सोए नहीं मैम किसी ने। हम कंटिन्यूस तैयारी में लगे थे कि कब हमें ऑर्डर्स मिलेंगे और हम मूव कर जाएंगे मैम। जब हमें इस चीज का ऑर्डर मिला तो हम सारे के सारे बहुत ज्यादा उत्साहित थे मैम, बहुत खुश थे इस चीज को लेके कि हमें आगे जाने का मौका मिल रहा है और दोबारा अपना दमखम दिखाने का हमें मौका मिल रहा है। करेक्ट। क्योंकि जो ये कायरतापूर्ण हरकत थी उसका एक जवाब तो हमने देना था मैम। तो इसकी वजह से जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते गए, हमारे जैसे जैसे हमें ऊपर से आदेश आते गए, हम उसके हिसाब से पालन करते गए और हम आगे बढ़ते रहे मैम। जी मैम।
तो मतलब आपके दिल में एक अलग किस्म का शायद वो जोश जागा होगा कि अब वो मौका आ गया है जवाब देने का, जी मैम, और अब कुछ कर दिखाना है। जी और साहब मेरा ये मानना है, और मैं कई बार ये पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात, कि हर फौजी को ऑपरेशन में जाने का मौका तो शायद मिल जाए, लेकिन वो मोमेंट जब आपका एक क्या कहते हैं सामना होता है अपने दुश्मन के साथ, और आपका जी। उनके साथ जो भी, चाहे आप उसमें फायर पावर ले लीजिए, जो भी आपका तरीके से आप उसको दिखाते हैं, नेस्तनाबूद करते हैं, वो मौका हर किसी को नहीं मिलता। जी मैम, आपको वो मौका मिला, जी मैम, और आपकी जो, मैं आपका पढ़ रही थी, आपके जिस कारण आपको ये मेडल, सेना मेडल से नवाजा गया, एक बहुत ही बड़ी शौर्य गाथा के बराबर है, और आपने अपना पूरा साहस दिखाते हुए आपने वो एक्शन लिया। तो साहब बताइए, ये ऑपरेशन जो था, जितना आप कैमरा पे बता सकते हैं, क्या था ये ऑपरेशन और किस तरीके से आपने इसको अंजाम दिया, इसके बारे में थोड़ा तसल्लीवार हमको ज़रा बताइए। जी मैम। मैम जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, तो हम सभी, मेरे साथी, मेरे ऑफिसर, जो भी हम साथ में थे, हम कहीं, हमें एक, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि देश के जो इम्पोर्टेंट एसेट्स है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है मैम। बिल्कुल। तो इसी तरह से मुझे पंजाब बॉर्डर के आसपास जो है एक इम्पोर्टेंट एसेट दिया गया था कि अगर वो बर्बाद हो जाएगा या फिर उसके ऊपर जरा भी किसी दुश्मन देश का हमला हो जाता है, नुकसान पहुंचता है, तो हमारे आने वाले जो युद्ध हैं उसकी क्षमता के ऊपर असर पड़ेगा मैम। मतलब डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। जो चीजें हमारे पक्ष में होनी चाहिए वो हो सकता है विपक्ष में हो जाएं। तो ये उस ऑपरेशन के दौरान करीब सुबह 4:30 बजे के आसपास की बात है मैम। आसमान में हमें जो है 4 उड़ते हुए टारगेट दिखाई, या उड़ते हुए हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में हथियारों से लेस ड्रोन कह सकते हैं, जिसको कि फौजी भाषा में यूकैव कहते हैं, यूसीएवी। हाँ, यूसीएवी जिसको कहते हैं मैम। तो हथियारों से लैस जो थे वो दिखाई पड़े। ये दूरी थी थोड़ी सी, हमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या है, क्योंकि उस समय इतनी रात में छोटी सी रोशनी को जो है पहचान पाना मुश्किल होता है मैम। फिर उस इमीडिएटली जो मैं उस समय पर जो है सेक्शन कमांडर की ड्यूटी कर रहा था जी, और उस जो इम्पोर्टेंट जो एसेट था उसकी जिम्मेदारी, उसके साथ साथ जो मेरे साथी हैं उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैंने सभी को साथ में लेके चल रहा था मैम। मैंने फिर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। मैंने अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं मेरे, जिनको हम ट्रुप कमांडर कहते हैं, मैंने उनको अप्रोच, मैंने उनको बताया कि मुझे मेरे इस एरिया में जो है ऐसा कुछ, ऐसी गतिविधि हवा में दिखाई पड़ रही है, ये क्या है। तब उन्होंने कहा कि ऐसे, ये जो है ये हॉस्टाइल है, मतलब दुश्मन का कुछ है। जब ये दुश्मन का कहा तो मतलब हमारी ट्रेनिंग इसी तरह से होती है, जैसे कि हम सेंटर से ट्रेंड होकर यूनिट में जाते हैं। यूनिट में जाने के बाद आए दिन एक्सरसाइजेस, फायरिंग, डे एंड नाइट डिप्लॉयमेंट और सर्वाइवल, ये सारी चीजें एक साथ स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, सारी सिखाई जाती हैं मैम। और ये मौका आ गया था कि हम मतलब अपने आप को अब प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन कभी दुश्मन को इस तरह से गिराने का मौका नहीं मिलता मैम। उस ट्रेनिंग का कोई तो मतलब निचोड़ निकलना चाहिए मैम। तो जैसे ही मुझे वो दिखाई पड़े, हमारे नजदीक आए, तो मेरे पास जो गन थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी मैम, और उसकी काबिलियत बहुत ही मतलब उम्दा दर्जे की गन है, जिसमें कि स्मार्ट अम्यूनिशन भी यूज करते हैं। L70 की बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं L70 से हूँ, और हम उसको रडार से भी फायर कर सकते थे, बट टैक्टिकली जो हमें सिखाया जाता है कि किस समय किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल करते हुए उसे मैंने नॉर्मल मोड पे रखा सिर्फ। अच्छा। मैंने अपने बंदों को बताया, उनको, जो मेरे साथी थे उनको उस डायरेक्शन में बताया कि इस डायरेक्शन में एंगेज करो इसको, अच्छा, इस टारगेट को। ओके। और मैम बंदे जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ जो काम कर रहे थे, उनके अंदर भी जोश और जज्बा भरा हुआ था मैम। तो उन्होंने उसको एंगेज ही उसी तरह से किया। उन्होंने एक राउंड फायर किया और उसको डाउन करना शुरू कर दिया। अच्छा। और बहुत ही मतलब एक उम्दा तरीके से उन्होंने उस इफेक्टिव फायर डाल के उस गन के द्वारा जो है मैम, और उन टारगेट को शूट डाउन किया। अगर वो टारगेट गलती से भी हमारे तरफ आते तो हमारा नुकसान हो जाता। तो मैम इसकी वजह से ये हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमने खुद अपनी आंखों से फायर किया, जिसकी इतनी प्रैक्टिस हमने पूरी जिंदगी करते रहते हैं। और ये मतलब ऐसा जज्बा था ना मैम उस समय कि मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मैं शब्दों में बयान कर सकता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है मैम।
क्योंकि वो जो चेहरे की चमक, वो हमारी आंखों में जो चमक नजर आ रही थी मैम, जो जोश था हमारे अंदर या मेरे जवानों, मेरे साथियों के अंदर, वो अलग ही तरीके का था मैम। तो मतलब एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं उसके बारे में, जी आप मैम, मैं बताना मुश्किल उसके है। लिए शब्द नहीं बने मैम कि मैं उस क्षण को जो है मैं बयान कर जो पाऊं गुस्सा मैम। अंदर भरा हुआ था साहब एक तरह का कि बदला लेना है उनसे, तो शायद वो भी एक अंदर से एक आग होगी कि अब मौका आ गया, अब उसको डाउन किया जाए, उसको दिखाया जाए कि क्या है इंडियन आर्मी। जी मैम, ये तो था ही था। उसके साथ साथ ये हमारी भी परीक्षा थी कि जो हम इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या हम उसका जो असर है उसको हम दिखा सकते हैं। जैसे मैम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चा पूरी साल पढ़ता है, फिर जब उसका final एग्जाम आता है, अगर उसी में वो अव्वल आ जाता है मैम, तो कितना खुश होता है बहुत वो। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो मैम इसीलिए हाँ। मुझे भी लगा कि मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल सही समय था। हम्म, और जो नए लड़के आए थे, जो हमारे पास नए सोल्जर्स है, जो मेरे नए नए साथी थे उसमें, उनके लिए ये पहला मौका था। अग्निवीर थे आपके साथ? जी मैम, मेरे साथ अग्निवीर थे और उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है उसके ऊपर। अच्छा जी मैम, बहुत ही काबिले तारीफ। मतलब कम सर्विस जो उन्होंने दी है उसमें उन्होंने काफी नॉलेज गेन करी है। बहुत नॉलेज गेन की है मैम। और इसका भी श्रेय जो है हमारा जो एक रूटीन ट्रेनिंग शेड्यूल होता है मैम यूनिट का, जिसमें हम सब कुछ करते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डिप्लॉयमेंट हो गया, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो ये सब चीजें वहां पे निखर के आ रही थी कि हमने मेहनत की है। हम जब फौज में आया था ना मैम, तो हमें एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि शांति काल में बहाया गया पसीना जो है, आपका युद्ध काल में खून बचाता है। सही बात बोली आपने। तो मैम, वो जो शांति काल में जो पसीना बहाया है हमने, जो युद्ध के तैयारी की है, तो उसने उस टाइम पे हमें जो है, हमारे बंदों को या फिर मेरे इक्विपमेंट को, उस एसेट्स को, देश के जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं उनकी रक्षा करना, ये बहुत अच्छी बात रही मैम। बहुत बढ़िया साहब। एंड नो वंडर कि आपके इस एक्ट को रिकॉग्नाइज भी किया गया, बिकॉज डेफिनेटली कोई ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट रहा होगा जिसकी आप लोग ना ही सिर्फ एयर डिफेंस आप लोग कर रहे थे, उसकी आप रक्षा कर रहे थे और आपने बखूबी अपनी ड्यूटी निभाई। इट इज फॉर श्योर। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सेना मेडल के लिए। आपने कहा साहब कि UCAV गिराया आपने L-70 से। जी मैम। इसका मतलब काफी बड़े साइज का रहा होगा ये ड्रोन जिसकी हम बात करते हैं, जो लैस होता है वेपन से और वेपन सिस्टम से। तो अगर आप थोड़ा बता पाएं साहब ये L-70 के बारे में कि क्या है ये वेपन और किस तरीके से ये काम करता है और किस तरह का इसका क्या कहते हैं जो फायर पावर है, किस तरीके का इसका होता है साहब कि इतना बड़ा UCAV को नीचे गिरा पाया। मैम, जैसे कि मैं आपको बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है और जो कि काफी समय पहले हमारे देश में आई थी। उसके बाद मैम इस पे हम 3 तरह से फायर कर सकते हैं। अच्छा। हैंड से भी कर सकते हैं, अगर उसके बाद पावर सप्लाई देके भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं मैम, और रिमोटली रडार से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अरे वाह। और सबसे बेस्ट पार्ट मैम इसका क्या है कि इससे हम स्मार्ट अम्युनिशन फायर कर सकते हैं। जो स्मार्ट एम्युनिशन? हाँ जी मैम। वो क्या होता है साहब? मैम, जो स्मार्ट अम्युनिशन होता है, ये जैसे आजकल की नई टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है मैम, जिससे कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वेपनरी सिस्टम का। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है मैम। मेरा मानना ये है कि इसकी इफेक्टिवनेस ना और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। जैसे कि आपने ये अभी आकाश तीर के बारे में सुना होगा न्यूज वगैरह में। तो ये सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम आया जो कि हमें जो रियल टाइम पिक्चर होती है, जिसको रियल एयर स्पेस सिचुएशन पिक्चर बोलते हैं मैम, तो वो इमीडिएटली गन पोजीशन तक आती है। अगर माना जाए कि काफी दूर पे अगर कोई एयरक्राफ्ट है या कोई भी हरकत ऐसी हो रही है जो हवा में, तो उसकी जो पिक्चर है वो हमारे पास इमीडिएटली रियल टाइम आती है, जिससे कि रेडी होने का टाइम जो है वो बढ़ गया है, रिएक्ट करने का टाइम और भी फास्ट हो गया है। तो अगर गलती होने के भी चांसेस जो होते हैं वो नहीं हो सकते। पहली बात तो गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि ट्रेनिंग है एकदम, बिल्कुल। तो वो चांस ही खत्म कर दिया गया है। तो जो मॉडर्नाइजेशन अभी हुई है हाल ही में साहब, पिछले कुछ सालों में बहुत फोकस किया गया है और मेक इन इंडिया पे भी बहुत फोकस है, ना ही सिर्फ आम चीजों को लेकर बट हमारी इंडियन आर्मी और डिफेंस को और सशक्त करने के लिए मेक इन इंडिया पे भी काफी फोकस है। तो आपने तो कई सालों से आप इस फौज में रहे हैं, 2000 के दशक से आपने देखा है, तो उस दौरान से लेके अब तक तो ये जो मॉडर्नाइजेशन हुई है आपने क्या फर्क देखा है साहब? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है ये कि जब हम
फौज में जब भर्ती होते हैं, हमारे जवान भर्ती होते हैं, पहले 10th 12th करके भी जवान हमारे आते थे, आजकल और भी एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, कोई लॉ करके भी आते हैं। तो टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, जी हर दिन वॉर अलग किस्म से हो रहा है, जी मैम, हर बार कुछ नया स्टाइल ही आ जाता है। जी मैम, तो आप लोगों को अडेप्ट करने में जी मैम। कितनी मुश्किल फेस होती है, या आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से एक बना दिया गया है तरीका समझने का कि हमारे सारे जवान इक्वली उसको समझ पाते हैं? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी मैम। मैम जब एक कोई सोल्जर जो है भर्ती होकर ट्रेनिंग करता है Sorry. ट्रेनिंग सेंटर में मैम, तो ट्रेनिंग सेंटर का में ट्रेनिंग करने के बाद जब वो यूनिट में आता है तो वो पूरी तरह से एक सोल्जर नहीं हो पाता मैम। उसको बेसिक सिखलाई होती है मैम, उसको सिखलाई ना उसकी यूनिट देती है। फिर जब वो यूनिट में आता है, अपने ऑफिसर्स से मिलता है मैम, उसके बाद वहां पे एक ट्रेनिंग, अपने ऑफिसर्स से मिलना, अपने सबऑर्डिनेट से मिलना, अपने सीनियर से मिलना, और उनके साथ फिर उसका एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है पूरी यूनिट का, उस बंदे का। फिर उसको माहौल में डालता है। जब वो उस माहौल में डालता है मैम, तब उसके बाद उसके इक्विपमेंट की नॉलेज और बढ़नी शुरू हो जाती है। इतना लगाव लगता है कि जैसे कि हम अपनी किसी पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ जितना लगाव रखते हैं, एक बॉडी पार्ट की तरह बन बॉडी जाता पार्ट है। की तरह मैम वो उसको महसूस करता है, जिससे कि आगे चलकर जो है वो उस और सिखलाई करने के बाद मैम जो है वो किसी भी दिए गए कार्य को आसानी से कर सके। मैम अब उसने सिविल में पढ़ाई की, फौज में आया, फौज में आने के बाद उसने ट्रेनिंग की, उसका माइंडसेट उसी हिसाब से चेंज होता जा रहा है, लेकिन लड़ाई का भी माहौल चेंज हो रहा है। यस। तो ट्रेनिंग का भी माहौल वैसे ही चेंज होता है मैम। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अडेप्टेशन, जो हम एक वर्ड यूज करते हैं अंग्रेजी में, कि अडेप्ट करना, चेंज जो होते हैं हमारे आसपास, रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है। जी मैम। और क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो हमारे जवान एकदम से उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं और उसको एक्शन में लाते हैं सच ऑपरेशंस के दौरान। जी मैम। तो जब बदलते समय के साथ जी आपका माइंडसेट बदलना भी बहुत जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग जो है, आई थिंक इंडियन आर्मी बहुत बखूबी आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है। और टेक्निकल जो ट्रेनिंग होती है साहब, वो भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये टेक्निकल इक्विपमेंट है। बिल्कुल मैम। है ना? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है एक टेक्निकली साउंड होना आप लोगों के लिए, इस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए। मैम जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज होता है, उसमें टेस्ट भी होते रहते हैं, नई अपग्रेडेशन कार्डर भी चलाते हैं। तो एक नई एनर्जी, नई पढ़ाई, फौज में आने के बाद मैम पढ़ाई पहले खत्म ही नहीं होती उनकी। पढ़ाई किसी की नहीं खत्म होती, वो कंटिन्यू होती है और उसका स्तर बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या है, वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं और दुनिया में क्या चल रहा है वो चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हमारी जो प्लानिंग होती है ट्रेनिंग की, या जो भी हम प्लान करें, या ऊपर से जो भी हमारे आदेश आते हैं, वो उसी हिसाब से आते हैं, नई सिचुएशन को देखते हुए कि आखिर हो क्या रहा है, करना क्या है, और इन चीजों को हम कैसे करें, कैसे। और जितने भी पूरा जो यूनिट है, या जो सेक्शन है, या जो बंदे हैं, वो सब मैम उसी हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं मैम उसकी। ओके साहब, आपने मेरे को बताया था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो आर्टिलरी में या एडी में, जो सभी टीम्स के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली ऐसे ऑपरेशंस के दौरान जब हमारी इन्फेंट्री आगे लड़ रही है, आर्टिलरी हमारी पीछे है, कहीं ना कहीं एडी अपना रोल अदा कर रही है। तो इस संचालन का साहब क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप इस चीज को आप मतलब आगे लेके जाते हैं? मैम एडी दोनों ही रोल में काम कर सकती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में। अच्छा जी मैम, ये दोनों ही रोल में काम करने में सक्षम है। कम्युनिकेशन, अगर किसी चीज को संचालित करना या सही से चलाना में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमने उसी हिसाब से सेट किया है अपना। जैसे कि एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेट हो गए हम। हाँ, करेक्ट। उनको जो पिक्चर मिल रही है वो हमारे तक पहुंच रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि रियल टाइम पे आपको मिलता है। हाँ, मिलता है। रिएक्शन टाइम हमारा बढ़ा मैम उससे। अगर रिएक्शन टाइम बढ़ेगा तो हमारा इफेक्टिवनेस और फायर पावर ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी मैम। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं मैम। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात है मैम, तो जैसे
कुछ एक जगह होती हैं जहाँ पे ट्राई सर्विसेज एक साथ काम कर रही होती हैं। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस ऑपरेशन में खास तौर पे हमने देखा कि एयरफोर्स अपना रोल अदा कर रही थी और इंडियन आर्मी अपना कर रही थी। जी मैम। नेवी को मौका नहीं मिला, वरना वो भी कहीं ना कहीं अपना डेफिनेटली वेट कर रहे थे कि मौका मिले। जी मैम। लेकिन आर्मी और एयरफोर्स के बीच का जो एक सिंक्रोनाइजेशन था, एक जो मिलाप था, वो इतना खूबसूरत था कि बहुत ही खूबसूरती के साथ बस ऑपरेशन चलता गया और सब खत्म। जी मैम। तो इसके बारे में बताइए, जो जो आपने ट्राई सर्विस कहा, चलिए दो सर्विसेज के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है आपके लेवल पे एज ए जेसीओ, जैसे कम्युनिकेशन होता है साहब जो कमांडर से हमें नीचे मिलता है, और आप एक ऐसे लेवल पे हैं जो एक तरह की कड़ी हैं, आप ऑफिसर्स और हमारे जो जवान जो ग्राउंड पे हैं। जी। तो एज अ जेसीओ जी। आपका क्या इंपॉर्टेंस है साहब इस संचालन को एक मेंटेन करके रखने में, और आपकी लीडरशिप की क्या व्याख्या है इस सिनारियो में? मैम जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे साथी, मतलब जो मेरे साथ में मेरे काम कर रहे हैं वहां पे, उनके साथ उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। और जब कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी चल रहा होता है, या ऑपरेशन तो दूर, अगर मैं मान के चलता हूँ नॉर्मल ट्रेनिंग ही चल रही है मैम, तो हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो हम उनको ट्रेंड करते हैं उसके हिसाब से। जब हम ऑपरेशंस में जाते हैं मैम, जब ये कम्युनिकेशन पीछे से आता है कोई भी मैसेज, तो हमें आगे उनको रिले करना पड़ता है कि इस चीज को ऐसे करो, इस चीज को ऐसे करो, सबको अप टू डेट रखना पड़ता है। अप टू डेट रखना पड़ता है। ट्रेनिंग इतनी हो रखी है कि क्योंकि उनको अपनी ड्यूटीज पता है। सपोज कोई नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे करके जो भी नंबर्स हैं वहां पे, उनको अपनी अपनी ड्यूटीज पता है। ये क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग उस लेवल की की हुई है। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। मैंने जाके उनको ये बताना होता है कि मुझे ये ऑर्डर्स आए हैं, इस चीज को ऑन ग्राउंड पे हम इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करके कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं मैम। बट क्या ऑन ग्राउंड कभी कुछ ऐसा डिसीजन कभी लेना पड़ता है आपको जो शायद किसी ने बोला नहीं आपको, लेकिन क्योंकि आप उस समय सेक्शन कमांडर हैं या आप एक लीडर का ही रोल अदा कर रहे हैं, और उस मोमेंट पे जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसके हिसाब से कभी कभी बदलना पड़ता है अपने मोमेंट्स में, तो कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? कोई ऐसा मोमेंट आया आपकी इस पूरी इसके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? जी मैम, ऐसा हुआ है मैम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे कि मैं खुल के नहीं, आप जितना आप बता सकें कैमरा पे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस ऑपरेशन में हमें अलग तरीके से फायर करने की अनुमति थी, हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया था। और ये हमारी जो एक सिखलाई होती है मैम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। कई बार कम्युनिकेशन है, हो सकता है फेल हो जाए, सेटअप ना हो पाए या फिर कोई दिक्कत आ जाए, तो कुछ ना मैम हमारे स्टैंडिंग प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, कि हमने अगर कम्युनिकेशन आउट होता है तो हमने क्या कार्रवाई करनी है। बात ट्रेनिंग पे आ जाती है, ट्रेनिंग में आ जाती है। तो हम उसी हिसाब से उन बंदों को भी ट्रेन करके रखते हैं कि अगर इन केस कोई फेलियर आता है तो कैसे करना है तुमने। तो ये चीजें हम उनको बताते हैं। मतलब ये आपकी एक डेली ट्रेनिंग का भी हिस्सा है कि किस तरीके से आप अपने नीचे जो आपके सारे हैं जेसीओज और जो एनसीओज हैं, उनको आपने जो कम्युनिकेशन करना है, ये एक ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोग करते हैं ताकि ऑन ग्राउंड जब जरूरत पड़े तो अंडरस्टैंडिंग में इशू ना हो। इजंट इट? बिल्कुल, दैट्स वंडरफुल साहब। तो जैसे आपने बताया कि आपने यूसीएवी देखा आपकी तरफ आते हुए और उसको L-70 से आपने गिराया जी, तो दुश्मन भी अपनी तरफ से बार बार कोशिश तो कर रहा होगा। एक आने के बाद उसने वापस कोशिश नहीं की क्या कि और भी भेजे? तो उसके दौरान क्या हुआ, और मूवमेंट हुई? नहीं मैम, ये डर के भाग गया, कह सकते हैं कि ये एक झटका ही ऐसा था कि उसके बाद उन्होंने हमारी तरफ दोबारा मुड़ने की कोशिश नहीं की। या ये हो सकता है कि ये उनके लिए एक तरह के सरप्राइज था, उन्होंने प्लान नहीं किया था, उनकी प्लानिंग में नहीं रहा होगा, उन्होंने कोशिश की होगी बट उनको ये नहीं पता रहा होगा कि हम यहाँ पे बैठे हुए और हम उनको गिरा देंगे करके। अच्छा, तो ये कारण हो सकता है कि उन्होंने दोबारा कोशिश नहीं की। अच्छा, दोबारा मतलब वहां से कोशिश नहीं हुई इस तरफ से। तो मतलब एक ही बार बहुत था उसको समझाने के लिए कि बस वहीं रह पीछे जहाँ पे है। जी बहुत बढ़िया साहब। तो साहब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे जी, जैसे मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग, ये दो तरह की ट्रेनिंग होती है जो एज अ रिक्रूट या एज अ जवान जो एक प्रोसेस में जाते हैं ना, जब तो एक ट्रेनिंग होती है। तो इस शारीरिक ट्रेनिंग का और मानसिक ट्रेनिंग का, इन दोनों के बारे में बताइए साहब, कैसे आपकी ट्रेनिंग आपको मदद करती है ऑन द टाइम जब आप ऑपरेशन में होते हैं? मैम मेरा मानना है कि ये शारीरिक और मानसिक जो ट्रेनिंग है ना मैम, फौज के अंदर ये दोनों एक
दो पटरी की तरह हैं जो कि बराबर चलती हैं। एक फौजी को मैम हमेशा ना किसी भी तरह की चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है मैम जब उसका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन दोनों बना हुआ दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो। और उसको बराबर रखने के लिए ट्रेनिंग ही इस तरह की दी जाती है कि सुबह उठकर हमने ये फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, अपने दिमाग को हमने इस तरह से रखना है, और उसके साथ साथ आपस में जो सबऑर्डिनेट हैं, जो साथी हैं, उनकी बॉन्डिंग। कई बार क्या होता है मैम कि हो सकता है कि कोई फिजिकल में कहीं कमजोर पड़ जाए, लेकिन जब उसका साथी कर रहा होता है ना मैम, तो वो जोश जो उसके अंदर पैदा होता है, बड़ी पैर जो हमारे होते हैं, बिल्कुल मैम, जो उसका साथी कर रहा है तो वो भी कोशिश करता है नहीं जी मैंने ना इसके बराबर करके दिखाना है अब। तो ये एक जज्बा ना वो पैदा जब ये साथ में ट्रेनिंग करते हैं ना, इसीलिए फौज में हमेशा एक बड़ी सिस्टम बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि एक साथी अगर अच्छा है, दूसरा कहीं कमजोर पड़ रहा है, तो वो उसके बराबर पहुंच जाएगा, और जो अच्छा कर रहा है वो अपने आप ही दूसरे अपने बड़ी मतलब वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसके साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं मैम किसी भी तरीके से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है साहब, क्योंकि बड़ी पैर एक ऑफिसर साहिबान भी हो सकते हैं, और आपके एनसीओ भी हो सकते हैं। इट कैन बी एनीबॉडी। बड़ी मींस अ पेयर ऑफ टू। जी मैम। और वो हमेशा एक तरह के साए की तरह आप चलते हैं आपके साथ। जी मैम। बहुत बढ़िया साहब। तो ऐसी कभी कोई स्थिति आती है साहब कि किसी कारण मान लीजिए कम्युनिकेशन बंद हो जाए या रडार्स फंक्शन करना बंद कर दें, तो ऐसे में कुछ आपकी जो वेपन सिस्टम्स होते हैं तो उस पर कुछ असर पड़ता है या उसके भी इलाज हैं? मैम हर तरह की सिखलाई इसमें शामिल होती है, सब होता है। जी मैम। अगर मेरे घर में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वो बल्ब को चेंज करके काम चल सकता है तो पहले घुमाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी मैम, तो कोशिश की जाती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए टीम्स रहती हैं वहां पे जो उसको रेक्टिफाई करेंगी, लेकिन तब तक हम जो है बैठ नहीं सकते, हम अल्टरनेट ऑप्शन लेके चलते हैं। तो ये नहीं तो क्या, अगर वो नहीं तो क्या, आगे की सोच विचार जो है हम पहले से ही प्लान मैम करके उस हिसाब से रखते हैं कि अगर कहीं हम स्टक हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो उससे निकलना कैसे है। वो कॉन्टिजेंसीज जो है वो सारी आप प्लान करके रखते हैं। जी मैम। और वो ये जो कंटिजेंसी प्लान होते हैं मैम, ये ट्रेनिंग से आते हैं। जब हम बार बार पीस टाइम में ट्रेनिंग करते रहते हैं ना, तो तकलीफें आती रहती हैं, वहां वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं, तो वो एक सिखलाई देती रहती हैं। सही बात उस टाइम मैंने उस ट्रेनिंग में ये किया था तो मुझे ये फॉल्ट मिला था, तो अब अगर ये फॉल्ट आ गया तो मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा। हाँ, मतलब हर प्रो एंड कॉन आप देखते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो कैसे करेंगे। और कई बार ऑन द स्पॉट वो कहते हैं ना, जुगाड़ भी मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब। कई बार ना ऐसे जुगाड़ भी निकल आते हैं जो ऑन द स्पॉट आपको वहां पे कर देते हैं ना। तो आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट साहब पूरे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, कोई ऐसा आपके कोई मोमेंट रहा हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने कुछ किया हो, या किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज जो आपके साथ आज भी है और आप याद करते हैं उस चीज को, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? मैम अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही मैम, जब मेरे साथी मेरे ऑफिसर्स जा रहे थे, तो हमें किसी अलग जगह पे जाना था, समय भी अलग, जगह भी अलग, और दिए हुए समय में हमने पहुंचना भी था। अच्छा। और जो समय दिया है उससे पहले हमने एक्टिवेट भी करना था अपने आप को, ये कह सकते हैं। तो जो जगह थी वो हमारे हिसाब की नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो सभी ने अपना दिमाग लगाया मैम। अच्छा। और दिमाग लगाने के बाद हमें ये लगा कि रात का अंधेरा है और कैसे किस चीज को क्या कर सकते हैं, तो हम सभी के पास चूना था, हमने चूने से मार कर दिया छोटा छोटा। अरे वाह। कि कुछ नजर आए ना आए, लेकिन हमें व्हाइट चीज तो रात को नजर आ जाएगी मैम। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस बार। इसी को जुगाड़ भी तो इसी को कहते हैं साहब, है ना। बिकॉज ये मुझे लगता है साहब कई बार सारी टेक्निकल ट्रेनिंग ये सब तो डेफिनेटली हमारे साथ रहती है, बट आई थिंक ये जो शार्प ब्रेन होता है ना जवानों का, बिकॉज मैंने कई बार ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि कोई चीज टूट गई तो जुगाड़ के साथ उसको ऐसा जोड़ेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे चल पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है हमारे भारतीय सेना की, जो टेक्निकली भी साउंड है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो कैसे उसको रेक्टिफाई करना है थ्रू जुगाड़। सो दैट्स इंटरेस्टिंग साहब। अच्छा, जब आप ऑपरेशन सिंदूर का जब अनाउंसमेंट हुआ, जब पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू हो चुका है, तो आपके परिवार को क्या आप बता पाए थे कि आप ऑपरेशन सिंदूर में आप जा रहे हैं? क्या आपको अलाउड था ये बताना, या आप ऑन द क्वाइट चले गए और उन्हें कुछ नॉलेज नहीं थी? तो वो जो फैमिली का एक इमोशन होता है साहब, वो बताइए मुझे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आप जब वहां थे और आपको पता था कि बस एक्शन में हो इस वक्त,
तो क्या था वो एक्सपीरियंस आपका? मैम मेरा मानना ये है कि जो एक फौजी होता है उसके पीछे उसका परिवार ना चट्टान की तरह खड़ा रहता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फौजी को जो है अपने काम पे फोकस करना होता है। अगर उसका परिवार उसके सपोर्ट में उसके पीछे खड़ा हुआ है तो वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है और उस काम के ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है मैम। और ये इस ऑपरेशन सिंदूर में ये चीजें देखने को मिली। अच्छा। मैं अपने परिवार को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन उन्हें पता जरूर था कि अगर मैं सेना में हूं तो मुझे वहां जाना है और उसके लिए वो तैयार थे। और ये उनके लिए गर्व की बात है कि उनको भी ये महसूस होता होगा। डर तो मैम देखिए परिवार है तो उनको कहीं ना कहीं तो लगेगा, होता है ये छोटी सी वो मतलब एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है जी हमारा बेटा मेरा पति जो है वो सेना में कार्यरत है और ये जाएगा ही। तो उस माइंडसेट से भी वो हमेशा तैयार रहते थे। और जब ये सारी कार्रवाइयां चल रही थी तो हमें भी ये रहता था कि नहीं जी हमारे पीछे हमारी ब्लेसिंग्स हैं, हमारे परिवार की ब्लेसिंग्स हैं, तो हम और जोश से लड़ते थे। क्यों? जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम परिवार की मैम, वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं परिवार वाले, वो हमें बताते नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। हमारा जो हमारा मुद्दा है या जो हम एम को जिसको अचीव करने जा रहे हैं, फुल फोकस रहे आपका, भटक ना जाए कहीं या दिमाग कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। तो पूरी वही कह सकते हैं कि पूरी तरह से फोकस करने के लिए ना मैम तो परिवार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने साहब। और अगर हमारे फौजी आज खड़े हैं सरहद पे और अपनी ड्यूटी दे पा रहे हैं, चाहे सियाचिन की ठंड में खड़े हैं, चाहे राजस्थान की गर्मी में खड़े हैं या किसी भी इलाके में खड़े हैं, जी मैम, मुझे लगता है कि एक परिवार का जो पीछे जो एक बैकिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती है। क्योंकि उस समय आप जब कंसंट्रेट करते हैं अपने ऑपरेशन पे, कहीं ना कहीं आपको पता है कि पीछे सब कुछ हैंडल हो रहा है। जी मैम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है साहब। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है। एंड एक बात है साहब रिगार्डिंग दी यूथ, मतलब जो आज हमारी देश की जो यंगर जनरेशन है, कई ऐसे बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो शायद डिलेमा में हैं, डबल थॉट में हैं, क्योंकि इतने ऑप्शंस आ गए हैं साहब और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। तो फौज है तो देश है, कहते हैं कि देश उतना ही स्ट्रांग है जितनी स्ट्रांग उसकी फौज होती है। तो हमारी यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे साहब, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमारी यंगर जनरेशन को फौज में भर्ती होना, फौज में आना, अपनी देश की सेवा में खड़े होना क्यों ज़रूरी है साहब? और आप क्या उनको ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वो आए फौज में? मैम मेरा मानना ये है कि हम सभी ने जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि जिसकी वजह से जो है हमारा नाम हमेशा ऊपर रहे। एक तो ये है मैम। दूसरा, जब फौज में आता ना मैम, वो बच्चा रहता है, 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं, वो एक तरह से बच्चे रहते हैं। यहाँ आने के बाद फिर उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है मैम। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर अपने आप भर जाती है मैम। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना जिसको कहते हैं मैम, वो बहुत ज्यादा सेना के अंदर, जिसको कहते हैं बडी सिस्टम, जैसे आपने कहा था मैम, बडी सिस्टम। हमें अगर हम फौज में हैं तब भी बड़ी है, अगर हम यहाँ से जाएंगे ना मैम, सिविल में जाने के बाद भी वो बडी सिस्टम बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहता है मैम यहाँ पे, क्योंकि छुट्टियां जब मिलती हैं कुछ दिन के लिए आदमी घर जाता है, रहता साथ में है, तो वो एक बड़ी बन गया, कितना लगाव होता है। दूसरा क्या मैम, यहाँ आने के बाद ना अलग अलग देश की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है हमको। अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है, अलग अलग पोस्टिंग होती है, अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग प्रदेशों के लोग आके एक साथ रह रहे हैं। आप जिस प्रदेश के हो, आप उसी की भाषा जान सकते हो। सेना में आप कम से कम 5 से 6 तरह की भाषाएं और जान जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर होता है। दूसरा क्या मैम, एडवेंचर के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। एडवेंचर कहाँ जाएं, क्या करें, यहाँ सब कुछ है, पैसे खूब खर्च करने पड़ते हैं। हाँ जी मैम। हाँ। यहाँ एडवेंचर अपने आप ही फौज करा देती है, पूरा वो भी करा देती है। हाँ। और उसके साथ साथ क्या है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे कहीं और अच्छा करना चाहते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आप छा जाएंगे। बहुत बढ़िया बात बोली आपने साहब। ये इनफैक्ट ये हमारी जो यंगर जनरेशन है ना साहब, उनके लिए ये मैसेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फौजी बनने वाली है।
और ये जो जज्बा जो हमारे जितने भी हमारे फौजियों ने ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं बल्कि जितने भी ऑपरेशन हुए हैं आज तक, जी मैम। आपने खुद बहुत ऑपरेशंस देखे होंगे, आपको करीब 25 साल से ऊपर हो चुका है ऑलमोस्ट, अब आप फौज में कार्यरत हैं। जी मैम। आई एम श्योर आपने बहुत ऑपरेशंस देखे होंगे साहब। जी मैम। तो एक आखिर में बताइए कि सबसे मेमोरेबल आपका ऑपरेशन अब तक का कौन सा है? मैम सबसे मेमोरेबल तो मैं ऑपरेशन सिंदूर पे इससे बढ़कर नहीं हो सकता। बिकॉज मेरा मानना मैम, क्योंकि मैं इसलिए इसको सबसे मेमोरेबल कहूंगा कि 25 साल तक मैंने ट्रेनिंग की, मेरे साथियों ने ट्रेनिंग की, मेरे ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग की। उन ऑफिसर्स के ऑर्डर्स के ऊपर मैं सेक्शन कमांडर होने के नाते हमने उस दुश्मन के जहाज को गिरा दिया जिसके लिए हम ट्रेनिंग करते रहे मैम। सबसे मेमोरेबल तो यही रहेगा हमारे लिए। सारी जो आपकी जो ट्रेनिंग थी वो आपने फाइनली आपको ऑपरेशन सिंदूर में वो मतलब एक्चुअली वही मैं कह रही थी, आपने पहले भी कई जगह पे आप शायद मौके मिले होंगे या शायद इस तरह का मौका ना मिला हो, लेकिन मौके मिलते रहते हैं। जी मैम। लेकिन बड़े खुशनसीब होते हैं वो फौजी जिनको ऑपरेशन में जाने का मौका मिलता है और ऑपरेशन में जाके कुछ ऐसा कर दिखाने का मौका मिलता है जैसा आपको मिला साहब। जी मैम। तो आपका ये मोमेंट तो बहुत ही मेमोरेबल रहा होगा साहब। ये मेरे लिए, मेरे साथ साथ मेरी यूनिट जो है, मेरे साथी, मेरे ऑफिसर्स, मेरे जो पीछे परिवार हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आपको सेना मेडल से नवाजा गया है? मैम वो बहुत खुश थे। मतलब इन चीजों को तो हम तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये भी मानना था कि इसमें जो है ना आपके साथ साथ आपके जो साथी हैं जो उस टाइम आपके साथ में खड़े रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। उन्होंने ये चीज मुझे भी कही थी कि ये सभी का मिला जुला टीम एफर्ट है जिसकी वजह से अकेले तो साहब देखिए कुछ हो भी नहीं सकता है, अकेले कोई इंसान ऐसे अचीव नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। जी मैम। तो साहब ये बताइए कि पूरे ऑपरेशन के दौरान या ऐसे जब ऑपरेशंस होते हैं तो क्या कभी भय का एहसास होता है, डर का एहसास होता है, या आपने कभी किसी को देखा है आसपास अपने किसी जवान को या किसी को उस एक्सप्रेशन में? मैम मैं इसमें ना एक वाक्य कहना चाहूंगा जी, पश्यति ना भयना। यस। हमारी सिखलाई इस तरह से दी जाती है मैम कि हमें भय लग ही नहीं सकता। जैसे डे नाइट एक्सरसाइज लगातार करते रहना, डिप्लॉयमेंट, फील्ड एक्सरसाइजेस चलती रहती, एडी फायरिंग चलती है मैम। तो हम अपने काम, अपने इक्विपमेंट के साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इतना क्लोज हो जाते हैं कि भय का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें किसी चीज से भय लग सकता है या हमें कभी जो है किसी चीज की गलती होने का चांस ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि एक दिमाग में एक माइंडसेट होता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमें पता है कि मैंने दाहिने हाथ से ही खाना खाना है, तो अंधेरा हो उजाला हो कुछ भी हो, उसी खाना लेके दाहिने हाथ से और वो मुंह में ही जाएगा। बहुत सुंदर। तो सेम मैम उसी तरह से ना ट्रेनिंग भी वैसी हो जाती है हमारी कि बिल्कुल भय का तो मतलब कहीं नामो निशान दूर दूर तक नहीं रखते। और आपस में हम सब साथी हैं। हाँ, तो ये तो सवाल ही, जब 2 लोग एक साथ हैं, 3 लोग एक साथ हैं, तो फिर तो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। सब इसके बारे में बताइए, जैसे हम बात करते हैं कि ऑपरेशंस में है ना, तो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच का कोऑर्डिनेशन था, है ना, तो वैसे ही साहब छोटे लेवल पे या सेक्शन लेवल पे आप कह लीजिए कोऑर्डिनेशन रहता है ना, आप एज अ सेक्शन कमांडर, तो टीम का मनोबल आप कैसे बढ़ाते हैं साहब ऐसी सिचुएशंस में, और टीम का क्या योगदान रहता है एक ऐसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में? मैम ऐसे ऑपरेशन में मैम सबसे इम्पोर्टेंट काम ना देखा जाए तो जो साथी हैं उनका रहता है, क्योंकि एक हिंदी में कहा होता ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वो सच्चाई है मैम। ये भारतीय सेना में टीम स्पिरिट है। इससे क्या, एक दूसरे का तो मनोबल बढ़ता है, दूसरा एक दूसरे का हम साथ देते रहते हैं। अगर मेरे ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो मेरे ऑफिसर्स भी कई रातों से नहीं सोए थे, उसके साथ साथ मेरे साथी भी नहीं सोए थे। कितने दिन आप शायद लगातार जागे होंगे साहब? मैम मेरा मानना तो ये है कि हो सकता है 5 से 6 दिन तो नॉर्मल चला ही होगा ये, मतलब बिल्कुल पलक नहीं झपकी। जी मैम, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये, जिस दिन से ये पहलगाम अटैक हुआ था मैम, कायरतापूर्ण जो हरकत हुई थी मैम, उस दिन से पलक नहीं झपकी किसी ने, और कोई बैठा नहीं शांति से। हम अब प्रिपरेशन तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम उस मोड में थे कि हम कुछ होने वाला है, कुछ हम करेंगे, उसके लिए हम सभी ने जी तोड़ मेहनत की थी। और हर इवेंट में साथियों ने, मेरे अधिकारियों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। हम एक दूसरे की मदद की वजह से इस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बना पाए मैम।
मतलब जैसे अगर आप एज ए कमांडर आप कुछ भी अगर आप उन्हें आदेश दे रहे हैं तो बिना कोई सवाल किए आपके आदेश का पालन एज इट इज हो रहा था। जी मैम। और आपको जो ऊपर से सवाल जो मिल रहा था आदेश उसका आप एज इट इज मतलब इट वाज कोई कम्युनिकेशन गैप था ही नहीं। नहीं मैम, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं था। दूसरी चीज जो मुझे ऊपर से आदेश मिल रहे हैं, जो ऊपर देने वाले आदेश हैं, तो उनको भी पता है कि वो किस तरह का आदेश दे रहे हैं। बिल्कुल वही आदेश नीचे उसी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। और उसके बाद जो मेरे साथी हैं मैम, जैसे अगर वो हैं मेरे आदेशों का वो पालन कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो चीजें बताई जा रही हैं वो मैं अपने लेवल पे जो सॉल्व कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। जो मेरे लेवल से ऊपर जाती हैं तो वो इमीडिएटली हम ऊपर यही approach लीडरशिप करते है हैं साहब, यही लीडरशिप होती है साहब, जी इसी को मैम। इन शॉर्ट लीडरशिप कहते हैं। जी मैम। जी बहुत बढ़िया साहब। मैंने एक वर्ड यूज किया कम्युनिकेशन गैप। जी मैम। तो ये कम्युनिकेशन गैप एक डिफरेंट लेवल पे भी होता है। कैसे? जब वॉर चल रही थी या ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वॉर तो नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो हम सारे टीवी पे ग्लूड थे और हम देख रहे थे क्या चल रहा है, और तरह तरह के हमारे भी ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं किसी को हानि हुई या किसी की क्षति तो नहीं हुई, या है ना, बहुत तरह के ख्याल हमारे दिमाग में भी थे साहब। और हम तो खैर शायद डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है लेकिन एज ए हिंदुस्तानी हम वो फील कर रहे थे। आपका परिवार भी उस समय शायद न्यूज चैनल के सामने बैठा होगा, दैट वाज द ओनली वे शायद उनको खबर मिल रही हो। लेकिन जो असल इंफॉर्मेशन है उस कम्युनिकेशन गैप को साहब फौज में आप कैसे खत्म करते हैं साहब? आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन किस तरीके से, चैनल क्या है साहब, इसके बारे में कुछ समझाइए कि उनको सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। मैम फौज में जो हमारी फैमिलीज हैं वो तकरीबन दो ही जगह पे रहती है, या तो वो कैंटोनमेंट में रह रहे हैं या हमारे घर परिवारों में रह रहे हैं, हमारे गाँव में रह रहे हैं। तो जो कैंटोनमेंट में जैसे जो फैमिलीज रह रही हैं मैम, तो उनको क्या, जैसे ऑपरेशन चल रहा है, उनके हस्बैंड सारे के सारे जो हैं फॉरवर्ड में हैं या बाहर हैं, और उस टाइम पे किसी भी अनिश्चितताओं का दौर चल रहा हो, किसी भी तरह की र्यूमर्स कह सकते हैं या अफवाहों फैल रही होंगी, तो मन विचलित होता होगा। बिल्कुल, ये एक मानसिकता है मनुष्य की, ह्यूमन नेचर है। हाँ जी मैम। तो उसमें क्या होता है कि जो कैंट में जैसे जो फैमिलीज हैं उनसे हमारी जो ऑफिसर्स की वाइफ हैं वो मिलती रहती हैं उस ड्यूरेशन में, उनको मोटिवेट करती रहती हैं, तो रूमर फैलने का चांस कम हो जाता है, किसी भी अनिश्चितता से फैलने का कम। अब इसी तरह से जैसे कि जो हमारी फैमिलीज गांव में हैं, तो जो गांव में हैं उनके भी फोन नंबर्स होते हैं, वो आपस में नंबर एक्सचेंज करके रहते हैं, आपस में ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उन पे बात होती रहती है। तो जो सच्चाई है वो सामने लाई जाती है इस तरह से, उनको अंधेरे में नहीं रखा जाता, मतलब किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाता, और सभी का एक दूसरे के साथ ना मैम, ये भी एक तरह से कह सकते हैं ना, फौज में ये भी एक बड़ी सिस्टम है फैमिलीज में, क्योंकि वो एक दूसरे का साथी बन के एक दूसरे को मोटिवेट करके ही तो सपोर्ट करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सेना में एक आवा करके ऑर्गेनाइजेशन है मैम, बिल्कुल साहब, जो कि हर तरह से मदद करती रहती है। बहुत बढ़िया। तो वो लोग भी मदद करते, मतलब वो भी सही जानकारी देते रहते हैं अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है, कुछ है। तो मैम ये बहुत मतलब फैमिलीज के लिए भी अच्छा है, और प्लस जो हमारे लिए भी अच्छा है, और उसी हिसाब से जो सैनिक, जैसा मैंने पहले इसलिए आप लोग भी शायद तसल्ली से वहां पे अपना फोकस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे वाइफ्स और बच्चों का पीछे सब ध्यान दिया जा रहा है एंड उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी मैम। तो ये तभी बोला जाता है साहब कि फौज एक फैमिली है। जी मैम। ये सिर्फ एक जॉब या वो नहीं है, ये एक ऐसा एक जीने का तरीका है कि शायद बाहर जो है फौज के वो ना समझ पाए इस चीज को, बट इसमें हर किसी का अपना अपना रोल है और हर कोई अपने अपने तरीके से इसको निभा रहा है अपने रोल को। जी मैम। बहुत सुंदर। ये एक परिवार है मैम। ये परिवार है। जी मैम। बहुत सुंदर साहब। अच्छा, आपका देश के लिए, देशवासियों के लिए एज अ फौजी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपने देश से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, फौजी जो है मुझे पता है कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उन्हें पता है कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, अपने झंडे को ऊंचा रखना है, और वो तत्पर हैं और अपनी ड्यूटी करे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आपके दिल में कभी कोई ऐसी बात आती है कि आप मैसेज कभी देना चाह रहे हो, आपके दिल में कभी आया हो? तो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देशवासियों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैम मेरा मानना ये है कि जो भारतीय जो सेना है, जो इसका इतना गौरवमय इतिहास है मैम, इसमें देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो सैनिक जिस हिसाब से अपनी सेना को देखता है वो एक आम नागरिक की जिंदगी से उठ के आता है। हम कहीं भी डिप्लॉय होते हैं, कहीं जाते हैं,
वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन होती है मैम, वो बहुत सपोर्ट करती है। करती है आपको सपोर्ट? जी मैम, ये हर ऑपरेशंस में देखा गया है, हर जगह देखा गया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। और इसके साथ साथ जो ये तो देशवासियों का है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने में सेना, देशवासियों के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां का, वो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि हम नई जगह पे जा रहे होते हैं, नई सिचुएशन में जा रहे होते हैं, तो अगर देशवासी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे दिक्कत आएगी। हो सकता है वो चीजें जो जिस मुद्दे से हम जा रहे हैं वो आधा अधूरा रह जाए या पूरा ही ना हो। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गौरवमय इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा गया मैम, ये देशवासियों की वजह से लिखा गया, जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से प्रेरित किया कि वो आगे जाके सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने आगे नाम रोशन किया। तो ये मैम एक लिंक है और ये टूट नहीं सकता कभी भी। तो मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से जैसे आज सपोर्ट है, हमेशा सपोर्ट इनका हमारे साथ बना ही रहेगा। और हम हैं किसके लिए? देश और देशवासियों के लिए तो हैं मैम। नहीं साहब, अब तो आपका बहुत हम्बल है। आप कह रहे हैं देश है तो आप हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप लोग हैं तो ये देश आज इतना सेफ, सिक्योर है। हर कोई इंसान अपना अपना काम कर रहा है बिना किसी डर के, चाहे फिर वो बच्चे पार्टी कर रहे हैं अपने, या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या हम लोग अपना नॉर्मल रूटीन जी रहे हैं। तो आई थिंक ये हर एक उस फौजी को एक हम सबका सल्यूट है, नमन है हमारा। क्योंकि एक फौजी होना आसान नहीं होता। सिर्फ ट्रेनिंग करके यूनिफॉर्म पहन लेना इज नॉट इनफ। वो यूनिफॉर्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपने पहनी है अपने कंधों पे। वो देश का पूरा भार आपने अपने कंधों पे लिया है। तो आप बहुत बड़ी बात आपने बोली साहब, थैंक यू वेरी मच।